सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी वीनस वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन निस्संदेह रूप से बहुत महत्वपूर्ण सेशन। मैं इस बात को जोर दे के कह रहा हूं कि आज का सेशन निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वे सब विद्यार्थी, वे सब कैंडिडेट्स तो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, या फिर लिखी हुई अंग्रेजी को ठीक ढंग से समझना चाहते हैं। उन सब लोगों के लिए आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, रीट मेंस प्री की तैयारी कर रहे हो, या फिर DSSB की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जहां कहीं भी आप हैं और आप पे अंग्रेजी भाषा को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने के इच्छुक हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन है आप लोगों के लिए। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे प्रिपेयर किया जाए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे तैयार किया जाए। ये आज का हमारा बिंदु रहेगा, ये आज का हमारा विषय रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं कि आप कुछ भी पढ़ना चाह रहे हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ होनी चाहिए। और यदि आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ अच्छे स्तर की नहीं है, तो फिर आपको कहीं न कहीं उस टॉपिक को समझने में दिक्कत होती है। कई बच्चों के क्वेश्चन तो केवल इस वजह से गलत हो जाते हैं, उनका टॉपिक तो ठीक होता है लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच उनके क्लियर नहीं होते हैं, इस वजह से उनको दिक्कत हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे टीचर तो हमें ये कहते थे कि आपको यदि टेंस आते हैं या फिर आप टेंस सीख लेते हैं, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपको अंग्रेजी आने लग गई है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूं। मैं ये कहता हूं कि जिस बच्चे को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते हैं, वो ये मान के चले कि उसको अंग्रेजी भाषा अभी आने नहीं लगी है। जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक से समझ आने लग गए, वो ये मान के चले कि उसने अंग्रेजी भाषा सीखने की शुरुआत कर दिया। आज के सेशन में हम जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं, जैसे 2011 से लेके, मैंने प्रयास किया है कि 2011 से लेके 2022 तक के आरपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के हों, चाहे वो सेकेंड ग्रेड के हों, उनके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो टिपिकल क्वेश्चंस है, जो अपने आप में एक टाइप बनाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, मैंने उनको लिए हैं। फिर हमने आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे DSSB में कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, उसको लिया है। फिर हरियाणा में कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित, हमने उसको लिया है। के बाद यूपी से कोई क्वेश्चन है, उनको लिया है। यानी हमने प्रयास ये किया है कि वास्तव में पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम पे इतना ज्यादा पढ़ने को मिलता है कि आप किसी भी बुक में कहीं से कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार की अप्रोच से आप पे मेहनत ज्यादा करते हैं, लेकिन आपको उसका परिणाम जो है उस मेहनत के अनुरूप नहीं मिलता है। इसलिए आप जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स को ठीक ढंग से स्टडी करें कि वास्तव में पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन आते कैसे हैं, उनको देखें। अलग अलग एग्जाम्स में कैसे आते हैं, अलग अलग सालों में कैसे पूछे हुए हैं, अलग अलग स्टेट्स में कैसे आते हैं, और फिर आप उनकी दृष्टि से अपने टॉपिक को यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक से तैयार करेंगे। तो मैंने आज से लगभग 10 क्वेश्चंस लिए हैं। एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और समझेंगे कि उस क्वेश्चन को क्यों पूछा गया है, वो क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। जो पेपर सेटर पेपर आपको बनाता है, पूछता है, तो कहां से पूछता है, ये सब बातें आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है
कि जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने हो तो सबसे पहले आप ये देखें कि इन 3 या 4 पॉइंट्स जो हैं उनको ठीक ढंग से समझा। सबसे पहले आप पे जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन को ठीक ढंग से पढ़ें। उसकी डेफिनेशन को आप पे ठीक ढंग से समझ लें। डेफिनेशन पढ़ने का मतलब यह नहीं होता है कि आप उसकी परिभाषा को शब्द से रट लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फिर क्या मतलब होता है कि सर हम डेफिनेशन तो सभी पढ़ते हैं, हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी, हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी, हमने एडवर्ब, एडजेक्टिव, और ये कौन सी बड़ी बात आप बता रहे हैं कि साहब डेफिनेशन पढ़नी चाहिए, ये तो हमें पहले से ही पता है। हाँ, आपको पहले से पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है शायद कि डेफिनेशन को किस ढंग से पढ़ना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? एडवर्ब पढ़ रहे हैं, और एडवर्ब की डेफिनेशन आप पे किसी भी बुक से पढ़ें तो यह लिखा जाता है कि वे शब्द या फिर एडवर्ब वो शब्द होता है, एडवर्ब्स वे शब्द होते हैं जो किसको? वर्ब को मॉडिफाई करती हो, जो एडवर्ब को मॉडिफाई करती हो, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती हो। ये आपने क्या पढ़ी भाई? ये आपने डेफिनेशन पढ़ी, इतना ही पढ़ा आपने, ऐसे नहीं पढ़नी आपको। फिर कैसे पढ़नी है? यहां कहा कि एडवर्ब एक वर्ड है, ठीक है, वो क्या करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि एडवर्ब कैसे एक वर्ब को मॉडिफाई करती है। इस मॉडिफाई करने का मतलब क्या है? एक एग्जांपल आप यहां अपने आप से लिख लें, जैसे ही वॉक्स फास्ट, ठीक है, ही रन्स फास्ट लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ही रन्स फास्ट आपने ये लिख दिया। हम बहुत साधारण एग्जांपल लेंगे कि कोई भी बच्चा ये जान सके कि हमें पढ़ना कैसे। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं केवल ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपकी अप्रोच जो है वो कैसी होनी चाहिए। आपने ये देखा, आप कहेंगे कि साहब देखो ये आपका प्रोनाउन हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई रन्स, ये हमारी वॉक्स वर्ब हो गई, और ये इसको बता रहे हैं कि ये इसको मॉडिफाई कर रही है, इतना ही बता रहे हैं ना, इसलिए ये क्या है? एडवर्ब। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साहब ये मॉडिफाई कैसे कर रही है। यहां तो आपने बता दिया कि फास्ट एडवर्ब है, वहां ऐसी कोई वर्ब आएगी, ऐसी कोई एडवर्ब आएगी जो पहले हमारी देखी हुई नहीं होगी और हमें कंफ्यूज कर देगी कि साहब ये एडवर्ब है या फिर और कोई पार्ट ऑफ स्पीच है। ही वॉक्स वो चलता है, कैसे चलता है? वो तेज चलता है। वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? वो तेज दौड़ता है। यानी आप इस प्रकार से, मैंने केवल एग्जांपल लिया है, आप जो भी डेफिनेशन पढ़ें, चाहे वो नाउन की पढ़ें, प्रोनाउन की पढ़ें, एडवर्ब पढ़ें, एडजेक्टिव पढ़ें, कंजंक्शन पढ़ें, प्रपोजिशन पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ें, जब भी आपको डेफिनेशन पढ़नी हो तो आप क्या करें? इस ढंग से अपने खुद के एग्जाम्पल्स बना के देखें, न कि जो बुक में एग्जाम्पल दिया हो उसको केवल समझें, और उस एग्जाम्पल से आप खुद के एग्जाम्पल्स बनाने का प्रयास करें, 2-4 बनाने का प्रयास करें, फिर आपके समझ में आ जाएगी यार ये मामला ये कहना चाह रहा है। ये न केवल इस डेफिनेशन को रटें कि साहब एडवर्ब तो वे शब्द होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। अरे भाई कैसे करते हैं? एक एग्जाम्पल आप खुद भी देके बताइएगा, कम से कम 3-4-5 एग्जाम्पल तो आप खुद लिखोगे, देखो साहब ये वर्ब है, ये इस तरीके से मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब है, ये इस तरीके से मॉडिफाई कर रहा है। आप हर एक पॉइंट को ऐसे लेके चलेंगे, तब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और तब आप अपनी मंजिल के नजदीक जाएंगे। हमने कहा कि साहब वर्ब जो है, एडवर्ब जो है, वो खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है। हम ये कह रहे हैं, आपने किसी भी बुक में पढ़ा कि साहब वर्ब खुद किसको करती है? एडवर्ब को मॉडिफाई करती है। और एडवर्ब को मॉडिफाई करती है तो कैसे करती है? देखिए, ही runs very fast, he runs very fast। मैं केवल फिर बता रहा हूं आप लोगों को कि मैं केवल आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, बहुत आसान चीजें हैं।
ताकि आप समझ सकें। टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, आपको ऐसे पढ़ना है। यहां देखिएगा, ही रन्स। अब आपको कहेंगे ये दोनों के दोनों क्या हैं? एडवर्ब है। ये दोनों क्या है भाई? एडवर्ब है। आपसे पूछेगा कि वो एडवर्ब बताइएगा जो वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए एडवर्ब है। एडवर्ब तो है वो, लेकिन वो इसलिए एडवर्ब है क्योंकि वो वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। तब आप कहेंगे रन्स, वो कैसे दौड़ता है? वो फास्ट दौड़ता है। इसका मतलब अब भी वो एडवर्ब जो वर्ब को मॉडिफाई कर रही है वो फास्ट है। अब वो कितना फास्ट दौड़ रहा है, इसका रन से मतलब नहीं, किससे है? ये वेरी जो शब्द आया है इसका रन से नहीं है, किससे मतलब है? फास्ट से मतलब इसका। इसलिए ये किसको मॉडिफाई कर रही है? ये इसको मॉडिफाई, ठीक है। वेरी जो है वो फास्ट के लिए यूज हुआ है, मॉडिफाई करना मतलब उसके लिए यूज हुआ है, उसके मीनिंग में कुछ जोड़ रहा है, ये मान के चले आप, ठीक है। एक और आया कि साहब वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है। आप ऐसा ही कोई एग्जाम्पल लिखेंगे और उसमें बताएंगे कि साहब ये देखिएगा एडजेक्टिव है, हमने पहचान लिया, और ये शब्द इस एडजेक्टिव के लिए आया है। वेरी शब्द ही है यहां। एक और लिखते हैं, चलो। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। वेरी शब्द यहां भी है, वेरी शब्द यहां भी है, दोनों वेरी शब्द हैं भाई, दोनों वेरी तो हैं, लेकिन यहां भी एडवर्ब है और यहां भी एडवर्ब है, ये बात भी ठीक है। लेकिन यहां एडवर्ब इसलिए है कि इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। इसलिए वो कितना इंटेलिजेंट है? बहुत इंटेलिजेंट है। इसमें ये वेरी एडवर्ब तो है, लेकिन क्यों है? क्योंकि ये फास्ट एडवर्ब को मॉडिफाई करें। आपसे पूछा जाए इसी सेंटेंस में, ही रन्स वेरी फास्ट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, और आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन से सेंटेंस में वेरी या फिर एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है, तब आपको बताना पड़ेगा कि साहब वो क्या है? वेरी है। आपके पास पर्याप्त समय है, आप इस ढंग से अपनी तैयारी करें, इस अप्रोच के साथ अपनी तैयारी करें, तब जाके आप पे एक बिंदु हमारा क्लियर हुआ है। कौन सा? देखो बेटा, मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूं कि आज का ये सेशन आप निश्चित रूप से पूरा देखें। हमने इस सेशन के लिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस लिए हैं, उन क्वेश्चंस का हमने सोर्स लिया है कि वो क्वेश्चंस कहां से पूछे गए हैं, आपको उन क्वेश्चंस को कैसे तैयार करना है, ये सब चीजें आज के सेशन में हम करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप पे आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरूर से बहुत कुछ सीखें, इसमें सीखने के भाव से इसको देखें। दूसरा अपना यह है कि डेफिनेशन के बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा। क्या देखा भाई? हमने क्लासिफिकेशन देखा, यानी हमने उसका वर्गीकरण किया। आप नाउन पढ़ रहे हैं, आपको नाउन का वर्गीकरण आना चाहिए, यानी नाउन के टाइप्स आपको पता होने चाहिए। कितने टाइप्स हैं, हर टाइप का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा कि साहब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा। क्या पढ़ा भाई? हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, न केवल एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। कैसे भी? जैसे मान लिया हमने कि ब्यूटी कैसा नाउन है? ब्यूटी कैसा नाउन है बेटा? ब्यूटी जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हम मान रहे हैं कि ब्यूटी कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये तो क्लियर हो गई बात। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की प्रॉपर्टीज क्या हैं बाकी टॉपिक्स के रिलेशन में? जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सामान्यतया आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सामान्यतया अनकाउंटेबल ना माना जाता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर और यदि इसकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपकी चीजें
क्लियर होती हैं। ठीक है भाई, क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, एडवर्ब का हमने देख लिया कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, 4-5 जितने भी प्रकार के होते हैं, एक दूसरे से कैसे अलग हैं वो, ये भी हमें पता होना चाहिए कि भाई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है और एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, उनके एग्जांपल्स होने चाहिए। आप उनको यूज करके देख लें, खुद देख लें कि साहब ये यहां यहां यूज हो सकता है। आपने क्लासिफिकेशन भी कर लिया, उसके बाद आपको करना है, पहले हमने देखा डेफिनेशन, के बाद में हमने क्या देखी, क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन। क्या देखेंगे बेटा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता भाई, आपको पहचानना आना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, पहचान आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एक सेंटेंस दिया होता है और उसमें पहचानने के लिए कहा जाता है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब क्या करते हो आप, देखो आपने वेरी शब्द को रटा कि साहब वेरी क्या है, एडवर्ब है, नहीं, शब्द को नहीं। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन ये कहती है कि शब्दों का सेंटेंस में, फ्रेज में, क्लॉज में उनके फंक्शन के आधार पे सॉरी उनके फंक्शन के आधार पे किया गया वर्गीकरण जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। यानी उस सेंटेंस में, उस क्लोज में उसका क्या काम है उसके आधार पर तय करें, किसी भी शब्द के आधार पे आप तय नहीं करें। ठीक है, जैसे बुक है तो बुक सामान्यतः क्या है, नाउन है, लेकिन बुक वर्ब भी तो हो सकती है। आई वॉन्ट टू बुक माई टिकट, आई वॉन्ट टू बुक माई टिकट। ठीक है, तो यहां बुक जो है वो तो क्या है, वर्ब है, क्या नहीं है, नाउन नहीं है। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू बुक, आई वॉन्ट टू बाय ए न्यू बुक, मुझे एक नई बुक खरीदनी है। यहां बुक क्या है, ए न्यू बुक। ठीक है, नाउन है कि नहीं है, नाउन है। अब देखिएगा, आई वॉन्ट टू बाय ए न्यू बुक। अब कहेंगे अपन वॉन्ट, इस सेंटेंस में वॉन्ट क्या है, वर्ब है, लेकिन वॉन्ट का जब कमी होता है, वॉन्ट यानी देयर इज नो वॉन्ट ऑफ रिसोर्सेस, देयर इज नो want of resources, there is no want of resources, resources संसाधन, यहां कमी है, कोई कमी नहीं है किसकी, संसाधनों की। तो यहां want जो है वो क्या है, नाउन है। तो ये इनके फंक्शन के आधार पे आप देखेंगे। उसके बाद में एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब क्या भाई, आप नाउन का या प्रोनाउन का या फिर एडवर्ब का किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का ठीक तरीके से प्रयोग कर सकें। एप्लीकेशन मींस उसका प्रयोग। जैसे देखिएगा, एक वर्ड आपके पास स्ट्रांग है, एक वर्ड आपके पास स्ट्रेंथ है, एक वर्ड आपके पास स्ट्रांगली है। क्या इन सब का एक ही स्थान पे प्रयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो आपको पता होना चाहिए कि कहां तो आपको किसका प्रयोग करना है, स्ट्रांग का, कहां स्ट्रेंथ का, और कहां स्ट्रांगली का। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, देखो मैं आपको, हिज, या फिर इसको भी एक बार अपन नहीं लिखते हैं, ये मान लेते हैं, यहां छोड़ देते हैं खाली, स्ट्रेंथ इज अनमेजरेबल, स्ट्रेंथ यहां है हमारे पास। अब आपके पास ऑप्शन है दो, यहां एक हर है, HER, और एक हर्ष है। ये दो शब्द हैं, एक हर है और एक क्या है, हर्ष है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई हमें कौन से का प्रयोग करना है, हर का करना है या फिर हर्ष का करना है, ये पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ की जगह भी मानो आपको दे दिया जाए ये तीनों, कि इन तीनों में से एक प्रयोग करना है, और यहां दे दिया आपको हर, मानो हर, और यहां नहीं दिया और ये तीन ऑप्शन दे दिए,
तब आपको पता होना चाहिए ना कि हमें किसका प्रयोग करना है, हर स्ट्रेंथ का प्रयोग करना है, हस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये प्रोनाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये नाउन है, इसलिए यहां क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। इस प्रकार की अप्रोच यदि आप नहीं रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। और आगे बढ़ते हैं अपन, ये 4 पॉइंट जो हैं आप ध्यान रखेंगे। अब आगे के सेशन में हम पुराने आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे, वो कहां से पूछे हुए हैं और कैसे आप उनको सॉल्व करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। मेरा स्पष्ट प्रयास ये है आज की क्लास में कि आज की क्लास के बाद बच्चे को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे कैसे तैयार करने हैं। वो तैयार करे या नहीं करे ये उसकी बात है, लेकिन कम से कम उसको इस प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे तैयार कैसे करना है। देखिएगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट वाली जो एग्जाम हुई 2022, अभी जो एग्जाम हुई उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में देखिएगा आप क्या पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। और अंडरलाइंड वर्ड क्या है, वाइल। ये मैंने अपने बच्चों को जो वीनस मॉड्यूल दिए हैं ग्रामर के, उनको उसमें से क्वेश्चन लिया हुआ है। तो हमने यहां लिख भी दिया, बच्चा कंफ्यूज नहीं हो कि वाइल है। द सेंटेंस गिवन बिलो, ये वर्ड आपका दे और उसके बाद वाइल को अंडरलाइन कर दिया। वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। पूछा ये है कि अंडरलाइन पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। भाई वाइल को क्यों पूछा, वो बुक को भी पूछ सकता था, क्या दिक्कत थी उसको। भाई वो हमें बुक का भी तो पूछ सकता था, वो हमें इवनिंग्स का भी पूछ सकता था, क्या दिक्कत थी उसको। उसने वाइल क्यों पूछा, उसने वाइल इसलिए पूछा कि वाइल शब्द जो है वो सामान्यतया कंजंक्शन का काम करता है। सामान्यतया वो किसका काम करता है, कंजंक्शन का काम करता है। और यहां जिस रूप में प्रयोग किया हुआ है वो बहुत रेयर केस में होता है। इसलिए वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपने ठीक से पढ़ाई की या नहीं की, इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिएगा कि अब देखो, इसको ढूंढने के कई तरीके हैं। ये क्या है आपका दे, ये आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या मिलेगी, वर्ब मिलेगी। यानी वाइल अवे जो है ये फ्रेजल वर्ब है और वाइल इसमें क्या है, वर्ब है। जबकि वाइल तो अक्सर क्या होती है, क्या होता है भाई, कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन कैसे होता है वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहां वाइल क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब आप कहोगे सर हम कैसे पता करें कि सब, कभी तो ये नाउन हो जाता है, कभी प्रोनाउन हो जाता है, कभी वर्ब हो जाती है, कभी एडवर्ब हो जाती है, देखें कैसे और कहां से देखें। कौन टीचर हमें बार बार बताएगा कि साहब ये वर्ब है, देखो यहां ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये है, ये वो है। कौन बताएगा बार बार हमें, कोई नहीं बताने वाला है। भाई टीचर अपना सिलेबस कंप्लीट करवाएगा या फिर आपको एक एक बिंदु को इस तरह से 2 दिन बता देगा, 4 दिन बता देगा, 5 दिन, या फिर जितने दिन पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं उतने दिन करवा देंगे। उसके बाद तो फिर आपको खुद करना पड़ेगा ना। और खुद कैसे करोगे, ये देखो, आप खुद ऐसे करेंगे। देखो ये इसके यहां देखिएगा, ये मैंने एक पेज लिया है लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्परेरी इंग्लिश, ये वहां से पेज लिया हुआ ये। ठीक है, तो उनका आभार भी व्यक्त करते हैं अपन। ये वहां से लिया हुआ है। उसमें जब आपके पास डिक्शनरी होगी, नहीं होगी तो सब लोग आजकल फोन यूज करते हैं, आप अपना फोन खोलें और वहां लॉन्गमैन इंग्लिश डिक्शनरी ये लिखें और उसको सर्च कर लें अपना। उसमें फिर खोलेंगे तब आप पे डिक्शनरी होगी ऑनलाइन। वहां आपको जो शब्द ढूंढना है वो क्या ढूंढे बेटा, आप पे वाइल शब्द ढूंढे। टाइप कर दिया आपने वाइल तो लंबा सा खुलेगा। सबसे पहले वाइल का ट्रांसक्रिप्शन खुलेगा। देखो वाइल, ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है। उसके बाद में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये लिखा हुआ है, कौन सा है ये कंजंक्शन है लिखा हुआ है यहां। फिर कंजंक्शन के कम से कम भी तो 8 से 10 एग्जांपल्स मिलेंगे। आप आराम से पढ़ो ना, कौन रोक रहा है भाई। कंजंक्शन के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं 10 से 12, आप सभी एग्जांपल्स को पढ़ो, कौन रोक रहा है आपको।
लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, और मेहनत करने वाले बच्चे बहुत हैं, उनको पता होना चाहिए। एक एग्जांपल मैंने यहां ले लिया, दे अराइव्ड वाइल, ये वाइल है, वी वर हैविंग डिनर, ये वाइल यहां कंजंक्शन है। अब यदि आपने कंजंक्शन पढ़ रखे हो तो आप कंजंक्शन की डेफिनेशन पे जाइएगा कि कंजंक्शन वे होते हैं जो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। यहां दे अराइव्ड एक क्लॉज है, वी वर हैविंग डिनर दूसरी क्लॉज है, और ये दोनों क्लॉजेस किससे जुड़ी हुई हैं? वाइल से जुड़ी हुई हैं, इसलिए साहब वाइल क्या है? कंजंक्शन। कोई आपसे पूछे कि इस सेंटेंस में वाइल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप तुरंत बताएंगे साहब ये क्या है? ये कंजंक्शन है। क्लियर होगी बात? इतना ही नहीं होता उसमें, और नीचे जाइएगा, आप डिक्शनरी का ठीक तरीके से प्रयोग कीजिएगा। कोई भी ऑथेंटिक बुक है उसका अच्छे तरीके से प्रयोग कीजिएगा, आपको प्रयोग करना आना चाहिए। बाकी हम लोग भी तो किताबों से ही पढ़ाते हैं, भाई हम कहां से पढ़ाते हैं ये बताओ? हम कोई ब्रह्मा जी हैं क्या? आपको लगता है कि टीचर पता नहीं कहां से पढ़ाते? अरे कहीं से नहीं पढ़ाते हैं, वही सारी बुक्स हम पढ़ते हैं, वही सारी बुक्स आपके पास हैं, आप खुद भी उन बुक्स से पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सेल्फ स्टडी का कोई कभी मुकाबला नहीं हुआ आज तक, आप पढ़ सकते हैं अपने मन से आप चीजों को लेके, लेकिन वहां आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो आपको करनी ही चाहिए, तभी चीजें क्लियर होती हैं। फिर देखो नीचे जाओगे आप तो वाइल 2 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? ये वाइल 2 लिखा हुआ है, और इस वाइल 2 के आगे लिखा हुआ है कि ये क्या है? नाउन है। यानी वाइल का प्रयोग किसके अलावा? कंजंक्शन के अलावा किसके रूप में किया जाता है? नाउन के रूप में भी किया जाता है। किया जाता है भाई, ये नाउन के रूप में कैसे? जब ये नाउन के रूप में होगा तो यहां लिखा हुआ देखो ऐसे मिलेंगे आपको, वहीं लिखा हुआ है डिक्शनरी में, या तो ए वाइल मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा? ए वाइल लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? या फिर क्या मिलेगा? द वाइल लिखा हुआ मिलेगा, यानी ऑल द वाइल, ये फ्रेजेस मिलेंगे, ऑल द वाइल ये मिलेगा, ठीक है? तब आप जान जाना कि क्या है, ये नाउन के रूप में वाइल यूज हुआ है। नीचे देखिएगा, एवरी वंस इन ए वाइल, देखो फ्रेज दी इन्होंने, एवरी वंस इन ए वाइल, तो यहां ए वाइल, यानी वाइल क्या है? नाउन है, ये आर्टिकल। बी वर्थ ऑफ समबॉडीज वाइल, ये वाइल यहां क्या है? नाउन के रूप में प्रयोग हुआ। मेक इट वर्थ समबॉडीज वाइल, ये क्या है आपका? नाउन के रूप में प्रयोग। आप वहां जाके देखिए तो सही, आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजी भाषा से आसान कोई मामला है नहीं, लेकिन थोड़ी रुचि रखनी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अभी आपके पास पर्याप्त समय है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सब मेरा सिलेबस फटाफट कंप्लीट हो जाए, बस मुझे सिलेबस का रिवीजन करना है। अरे भाई रिवीजन तो कर लेना, कौन रोक रहा है आपको? रिवीजन के बिना सिलेक्शन होते नहीं है, सही बात है, करना ही पड़ेगा रिवीजन आपको, लेकिन धीरे धीरे चल के कीजिएगा ना। ये देखो आफ्टर अ वाइल, यह लिखा हुआ आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर के बाद। तो आपसे पूछेंगे यहां वाइल क्या है, तो आप बता देना कि साहब ये तो क्या है? नाउन है। अरे बता दोगे ना, क्योंकि आपने ऊपर देख लिया कि वाइल है। अब देखिएगा और आगे बढ़िएगा, वाइल 3 नंबर पे फिर वाइल है, कितने पे? 3 पे फिर वाइल है, और यहां लिखा हुआ है कि वाइल का प्रयोग वर्ब के रूप में भी किया जाता है। ऐसे सभी शब्दों के साथ ऐसा ही है। कैसे? वर्ब के रूप में, वाइल अवे, द आवर्स, इवनिंग, डेज एटसेट्रा, ऐसे सेंटेंस, ऐसी फ्रेज बनाई जाती हैं। ऐसा किस में लिखा हुआ है? ऐसा डिक्शनरी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि आपको कहेंगे वाइल अवे द आवर्स, समय को बिताना, इवनिंग, शाम को बिताना, डेज, दिनों को बिताना, ऐसा होता है ये। अब आप देखिएगा ये वाइल अवे, और अब देखिएगा आपका ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वाइल अवे देयर इवनिंग्स, क्या ऐसा ही लिखा हुआ है? ऐसा ही लिखा है ना? आपको समझ में आ गया कि चीजें कहां से होती हैं? जिस किताब वाले ने लिखने के लिए, उसने भी चीजें वहीं से ली हैं। तो हो सकता है किसी किताब से आए। अब आप लोग कहते हो कि सर जी आपके जो के तो क्वेश्चंस आते हैं। अरे भाई आप ही तो कहते हो नहीं ये बात कि सर आपका पढ़ाया हुआ अनसीन पैसेज जो कि त्यों आ गया, आपके क्वेश्चंस जो कि त्यों आ जाते हैं, आपके एग्जांपल्स जो कि त्यों आ जाते हैं। आप करते क्या हैं? हम करते ये हैं कि जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं उन सब को लेते हैं, चाहे वो इस स्टेट का हो,
चाहे उस स्टेट का हो, चाहे उस स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का हो, और फिर मैं खुद उन पर रिसर्च करता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 3 4 5 आदमी बैठे हैं, बच्चों को दे देता हूं कि बच्चा टाइप कर ले और एक टेस्ट बना के बच्चों को दे दे। नहीं, जो आपके सामने दिख रहा है यही आदमी पेपर सेट करता है, यही नोट्स तैयार करता है। मैं किसी दूसरे आदमी को नहीं देता हूं। ऐसा नहीं है किसी भी स्टूडेंट को बैठा लिया, उसको कह दिया तू कर दे। नहीं, एक एक लाइन मेरी खुद की तैयार की हुई होती है। और इस वजह से हमने राजस्थान में सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसलिए दिए हैं क्योंकि हम बहुत संख्या में क्वेश्चंस तैयार करते हैं, लंबे चौड़े क्वेश्चंस तैयार करते हैं, खतरनाक वाली प्रैक्टिस तैयार करते हैं, इतना कंटेंट तैयार कर लेते हैं कि उससे बाहर कुछ जाता नहीं है। आप जानते हैं अभी आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके कोर्स में डाले हुए हैं। इंग्लिश ग्रामर के हम 2 प्रकार के मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं, एक प्रकार के नहीं, 2 प्रकार के वीनस ग्रामर मॉड्यूल, जिसमें पहला जो है उसमें केवल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के सब बच्चे जानते हैं। और ये तो हमने आप लोगों के लिए भी फ्री की हुई है, यानी जो बच्चा जिसने कोर्स ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो बच्चा भी हमारा ऐप डाउनलोड करके वीनस वर्ल्ड प्ले स्टोर से वहां फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के कोर्स में जो फ्री कंटेंट दिया हुआ है वहां हमने फाइल डाली हुई। 152 क्वेश्चन हैं ये जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, और उसके बाद लगभग 300 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए डाले। अब इतनी सारी प्रैक्टिस करवाएंगे तो क्यों नहीं हम बेस्ट होंगे और क्यों नहीं बेस्ट रिजल्ट देंगे। और देखिएगा आप आगे अप्रोच आपकी इस तरह की होगी तब बात बनेगी। ये देखिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन भी संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 में पूछा है। हमने वे क्वेश्चंस लिए हैं जिस तरीके से आपको तैयार करना है। अब देखिएगा, ये वहां वाइल जो है वो सामान्यतः क्या है, कंजंक्शन है, लेकिन आपसे पूछा जहां वो कंजंक्शन नहीं है। अब ये देखिएगा, द मैच विल बी टेलीकास्ट लाइव, अंडरलाइंड वर्ड यानी लाइव को अंडरलाइन किया हुआ है, बताओ क्या है। देखिएगा नीचे, एन एडजेक्टिव यूज्ड एज ए नाउन, यानी वो बेसिकली तो एक एडजेक्टिव है। ये कह रहा है ऑप्शन कि बेसिकली एक एडजेक्टिव है और यहां किसके रूप में यूज हुआ है, एक नाउन के रूप में यूज हुआ, ऐसा ऑप्शन ए कह रहा है। एन एडवर्ब यूज्ड एज ए प्रोनाउन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है तो एडवर्ब, सामान्यतः एडवर्ब है लेकिन यहां प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, एन एडवर्ब है तो एडवर्ब लेकिन मुख्य यहां जो है वो एक वर्ब के रूप में यूज हुआ है। चौथा कह रहा है कि एडजेक्टिव है मुख्य रूप से लेकिन यहां एक एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। अब आती है बात हमारी कि लाइव को आप सामान्यतया क्या मानते हैं, यानी लाइव वर्ड को यहां लिख लिया हमने लाइव, इसका एक तो देखो लिव होता है, उसका तो हम जिक्र ही नहीं करें, लिव एंड रहना स्पेलिंग वही होती है, हम तो लाइव का जिक्र कर रहे हैं। अभी क्लास कैसी चल रही है, लाइव क्लास कैसी चल रही है, लाइव क्लास कैसे रे भाई, लाइव क्लास चल रही है। करके देख लिया हमने लाइव क्या होता है, सॉरी नाउन क्या है, क्लास नाउन है ना, और नाउन के लिए आया लाइव, इसका मतलब ये लाइव जो है लाइव वो क्या होना चाहिए बेटा, वो एडजेक्टिव होना चाहिए, यानी बेसिकली ये क्या है, एडजेक्टिव। ये हमारे बात समझ में आ गई, लेकिन यहां एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है क्या, यहां तो ये टेलीकास्ट तो वर्ब है और वर्ब के लिए यूज हुआ, इसलिए तो क्या यूज हुआ है, एडवर्ब के रूप में यूज हुआ, यानी यहां ये क्या है, एडवर्ब के रूप में। अब देखो ये क्यों पूछा, क्योंकि लाइव सामान्यतया क्या होता है, एडजेक्टिव है, लेकिन यहां एडजेक्टिव के रूप में नहीं। वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या किसी शब्द का एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अभी किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, बताओ भी कैसे किया जा सकता है। फिर वो आपसे पूछते हैं। इसके लिए रेन एंड मार्टिन में एक एक्सरसाइज भी है, मैंने अपने कोर्स वाले बच्चों को करवाई हुई है। आप यदि नहीं जुड़े हुए हमसे तो आप अपनी वो बुक देख के एक बार वहां से कर लें, उसमें ठीक समझाया हुआ है, लेकिन आप समझें तब, आप उसको ठीक से समझें और लॉजिक के साथ समझें। यदि आप ये नहीं कह सकते कि यहां लाइव एडवर्ब है समझ के, तो फिर आपके समझ में नहीं आया। आपको पता होना चाहिए कि टेलीकास्ट क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब है इसलिए ये एडवर्ब। समझ में आई बात बेटा,
इस प्रकार से आपको, अब देखो ये कहां से लिया हुआ और आप इसको तैयार कैसे करेंगे, वो सेम हमने फिर लिया, चेक किया, कहां से, सामान्य बच्चा कहां से चेक करेगा भाई, हमें तो चीज आती थी, हमने तो हमारे बच्चों को बता दिया, आपको बता दिया, लेकिन हमारे बच्चे खुद कहां से ढूंढे, वो खुद कहां से सीखें, वो खुद ऐसे सीखें, डिक्शनरी खोलें, लाइव वर्ड लिखा, हमने पहले को नहीं लिया, पहला लीव था जिसका मतलब रहना था, उसके हमने नहीं लिया। यहां 2 नंबर का वर्ड है लाइव, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, और उसके बाद में ये S3 और W3 लिखा हुआ, इसका मतलब ये है ये बोलने में 1 2 3 4 में तीसरे नंबर पे काम आता है, यानी बोलने में भी कम काम आता है, लिखने में भी कम काम आता है क्या ये एडजेक्टिव है। देखो यहां एक्सपेरिमेंट्स ऑन लाइव एनिमल्स, जिंदा जानवरों पर एक्सपेरिमेंट, एनिमल्स क्या है, नाउन है, कैसे जानवर, जिंदा जानवर, ठीक है। आगे देखो, देयर विल बी लाइव टीवी कवरेज, लाइव क्या कवरेज, कवरेज के लिए क्या है, लाइव आया है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। समझ में आ गई बात भाई। आगे देखो, लाइव को जब आप और नीचे खोलेंगे उसको, अभी आपके पास यदि मोबाइल है, देख ही रहे मोबाइल से, तो इसके बाद आप तुरंत एक बार लॉन्गमैन डिक्शनरी देखना और ये दोनों शब्द जरूर से जरूर ढूंढना भैया, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि चीजें कैसे हैं। फिर तीसरे नंबर पे लिखा हुआ एडवर्ब, अब देखो एडवर्ब, द सेरेमनी विल बी ब्रॉडकास्ट लाइव, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, उनके बाद यहां क्या लिखा हुआ है, लाइव, ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ अभी यहां, टेलीकास्ट लाइव, यहां क्या लिखा हुआ है, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, लाइव, ये आपको कह रहा है कि एडवर्ब है, ये एडवर्ब देखो, द मैच विल बी शोन लाइव, ये क्या है, लाइव है। तो समझ में आ गई बात। आपको इस प्रकार से शब्दों को ठीक ढंग से समझने का प्रयास करना है, जरूर करेंगे आप। एक एग्जाम्पल खुद अपनी मर्जी से लिखें, कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल्स लिखें कि साहब देखो मेरे समझ में आई ये बात, यदि आपके समझ में आ रही है तो कि साहब देखो मेरे समझ में आ गई, और इस प्रकार मैं लिख सकता हूं किसका, वाइल का प्रयोग मैं नाउन के रूप में कर सकता हूं। मैंने सीखा है, मैंने खुद से सीखा है, मैंने आपसे सीखा है, मैंने बुक से सीखा है, मेरी सीखने की इच्छा है, मैं सीखना चाहता हूं, और मैंने सीख लिया है कि वाइल का प्रयोग नाउन के रूप में ऐसे होता है, वाइल का प्रयोग वर्ब के रूप में ऐसे होता है, ये मैंने सीख लिया है। वाइल का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में ऐसे होता है, ये मैंने सीखा है। लिखें आप कमेंट बॉक्स में इस बात को। लाइव को आपने कैसे सीखा वो देखें। आगे बढ़ते हैं और कैसे कैसे एग्जांपल्स होने वाले हैं। हाँ भाई, एक बात और, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं और आपको वास्तव में लग रहा है कि क्लास में बहुत मजा आ रहा है और बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिल रही हैं, तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ, ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आपका वीनस वर्ल्ड जो है वो जितनी मेहनत कर रहा है वो गांव ढाणी के बच्चों तक पहुंच सके। इतना फर्ज आप जरूर अपना निभाएंगे। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन हमने हरियाणा टीजीटी 2023 में पूछा हुआ है। डू यू कम हियर टू बाई एन अम्ब्रेला इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये देखिएगा बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 5वां ऑप्शन भी इसमें साथ है। ये भी हमारी एक बहुत अच्छी बात है, हम प्रयास करते रहते हैं कि जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आया हो कहीं भी, मैं उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करता हूं, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करता हूं, और फिर जो आपके सिलेबस का होता है वो आपकी फाइल में लगा देता हूं कि ये भाई बच्चों के लिए है, ये उनके कोर्स में हमने जोड़ दिया, आपके कंटेंट में इसको जोड़ देते हैं, और ये आपको बाकी लोगों से बहुत आगे कर देती है। वो मेरा 1 घंटा आप लोगों को बाकी लोगों से आगे लेके चला जाता है। डिड ही कम हियर टू बाई, इस क्वेश्चन को हमने क्यों लिया बताओ भाई। आप कहोगे साहब हेयर, सब जानते हैं कि हेयर का मतलब क्या होता है, एडवर्ब है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर, ये तो कोई भी बता सकता था। आपने क्यों लिया इसको? मैंने इसलिए लिया इसको कि इसके ऑप्शंस देखिएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, ए ऑप्शन है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। अब जब आप तैयारी कर रहे हो तब आपको इस ऑप्शन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यू कैन नॉट इग्नोर दिस ऑप्शन एट ऑल।
आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन क्या है, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। यदि आपने वास्तव में तैयारी की है तो आप इसका एग्जाम्पल लिखें। सब बच्चों के लिए मेरा ये होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि सर वास्तव में ये होता है और इसको ये सिंगुलर होता है। और साहब सिंगुलर ही नहीं, हमें तो प्लुरल भी पता है, हमें तो प्लुरल भी पता है। हम आपके विनर हैं, इसलिए हमने तो ढंग से पढ़ रखा है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, प्लुरल क्या होता है। ये प्रोनाउन हमें तो दोनों के दोनों आते हैं, थर्ड पर्सन भी आता है हमें तो। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं ये बताइएगा, पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स लिखिएगा। अब यहां एक बात और है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक ही बात, जैसे ये शब्द हमारा है पजेसिव, ये प्रोनाउन भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है। ऐसी चीजों को जरूर ध्यान में रख लेना, जो पजेसिव नाम है वो प्रोनाउन भी होता हो और एडजेक्टिव भी होता हो, तब आपको ये मान लेना कि आपको दोनों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि पजेसिव प्रोनाउन क्या है और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपसे वो पूछेगा कि भाई इनमें से पजेसिव प्रोनाउन बताइएगा और एग्जाम्पल जो आपके ऑप्शंस होंगे उसमें पजेसिव एडजेक्टिव भी होंगे और कोई एक प्रोनाउन होगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। आप करेंगे ऐसा, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, ये दोनों होते हैं। आप इन दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे कि साहब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये होते हैं। आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे, सेंटेंस बना के लिखेंगे, लिखिएगा, अभी लिखिएगा, क्योंकि मैं टॉपिक पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, मैं तो ये बता रहा हूं कि टॉपिक को पढ़ना कैसे है। यदि आपको इनके एग्जाम्पल्स आते हैं तो लिखे कमेंट बॉक्स में, लंबे लंबे कमेंट्स कीजिएगा कि साहब हाँ ये है, इसका ये एग्जाम्पल है, ये इसका ये है। आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, आप जानते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी आपसे आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा है। इंटरजेक्शन जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल कैसा हो सकता है। अगर ये एडवर्ब है तो कोई एग्जाम्पल तो इंटरजेक्शन का भी होता ही होगा ना। अगर होता है तो आप लिख के बताइएगा कि साहब देखो ये एग्जाम्पल जो है ये इंटरजेक्शन का है और ये किसका है, एडवर्ब का है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आपको पता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसका मतलब और भी बाकी एडवर्ब्स भी होती हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, और भी कई प्रकार की जितनी भी सारी हैं वो एडवर्ब्स भी होती हैं। आप उनके एग्जाम्पल्स भी लिखें, उनके एग्जाम्पल्स रिवीजन करें। जब आप पुराने क्वेश्चंस को देख रहे होते हैं तो आप ऐसे नहीं देखें कि साहब हेयर है यहां और हेयर का सी आंसर है, चलो आगे चलो, क्या जल्दी है अभी। मैं तो ये कहता हूं कि अकेले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से आप बहुत आसानी से एग्जाम पास कर जाएं यदि आप ऐसे पढ़ें तो। अब देखो कई लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं। अरे भाई पिछले 10 सालों में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, केवीएस, उनमें कहीं ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं आया, फिर भी आप उस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। मतलब 2-2 रजिस्टर भर दिया आपने पार्ट ऑफ स्पीच, क्यों पढ़ रहे हैं आप ये बताओ भाई, कहां आवश्यकता है मुझे बताइएगा। आप वो चीज पढ़िएगा जो आपके एग्जाम में आती है, वो क्लियर हो नहीं रहे हैं और आप अनावश्यक चीजें देखते चल रहे हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, पहले ये देखो कि व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये, वर्ड विच गिव इंप्रेशन बोथ ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव। वो क्वेश्चन जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का इंप्रेशन देता हो, वो क्या होता है भाई। यानी ये सीधा सीधा क्वेश्चन किसका है, डेफिनेशन का है। यानी परिभाषा पूछिए आपसे सीधी सीधी, परिभाषा भी क्या देखेगा, ये बेसिकली कौन से टॉपिक से है, आप वर्ब मान लेते हैं इसको, आप वर्ब को फिर गहराई से पढ़िएगा। वर्ब फाइनाइट वर्ब,
नॉन फाइनाइट वर्ब में, नॉन फाइनाइट वर्ब में भी आप सब पढ़िएगा, इन्फिनिटिव्स क्या होती हैं, जिरेंड क्या होती हैं, पार्टिसिपल्स क्या होती हैं, पार्टिसिपल और जिरेंड में क्या अंतर होता है, उनकी डेफिनेशंस में क्या अंतर है, उनके एग्जांपल्स कैसे हैं, वहां तक आपको लेके जाना है। यानी मैंने आपको शुरू में समझाया कि आपको क्या पढ़नी है, आपको डेफिनेशन पढ़नी है, आपको उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ये वाक्य जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़े तब हमने ये क्वेश्चन लिया कि नहीं लिया भाई। अब आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या है, पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करती हैं, आपको इसके एग्जांपल्स आने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, ये 2011 में पूछा हुआ है। ये क्यों लिया हमने, आज के आपके सेशन के लिए हमने इस क्वेश्चन को क्यों लिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर ऑल्सो नॉन एज, एग्जाम में कई बार एक ही टर्म को दो नामों से जाना जाता है। कई टर्म ऐसी हैं जिनको दो नामों से जाना जाता है, आपको वो दोनों नाम पता होने चाहिए कि भाई इसको इस नाम से भी जाना जाता है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जाना जाता है। क्यों कहते हैं भाई इसको, माई सेल्फ, कंपाउंड जुड़ के हो गए। ठीक है, एक कंजेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, कंजेक्टिव प्रोनाउन, CONJUNCT, कंजेक्टिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, ये कौन से प्रोनाउन का नाम है, इनमें से ही है किसी का नाम। ये जो चार हैं इन्हीं में से एक को क्या कहते हैं, कंजेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, या फिर कनेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टिव, CONNECTIV, क्या कहते हैं इसको, कनेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। बताओ आप कौन से को कनेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, और ये आपको नहीं आता है आप सर्च कीजिएगा, खोजिएगा, ढूंढिएगा, ढूंढने से सब मिलता है। और भी जितनी भी टर्म्स हैं यदि उनके और कोई नाम है तो वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हुई बात भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमने और कैसा क्वेश्चन लिया हुआ है। ये क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या, विच ऑफ द सेंटेंसेस द वर्ड वाटर हैज बीन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, इनमें से कौन से सेंटेंस में वाटर को एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया हुआ है। यानी शब्द वाटर है और उसको अलग अलग प्रकार से यूज किया हुआ है। ये उत्तराखंड PSC में पूछा हुआ है 2020 में, हमने कोई स्टेट छोड़ा नहीं आसपास का। तो देखिएगा, वाटर यहां भी है, वाटर यहां भी है, वाटर यहां भी है, वाटर यहां भी है। आपसे पूछा है कि कौन सा सेंटेंस वाटर को एडजेक्टिव के रूप में यूज करते। अब आपकी डेफिनेशन, एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन सब तैयार हो जाएंगे। वाटर द प्लांट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, वाटर यहां वर्ब है, क्या है, वर्ब है। ब्रिंग सम वाटर, ये यहां डिटरमिनर है, यहां वाटर नाउन है। फिश इज एन एनिमल, और एनिमल कैसा, ए वाटर एनिमल, यानी पानी का जानवर है। एनिमल नाउन है, किस प्रकार का एनिमल, पानी का। यहां जो वाटर है वो क्या